कोल्ड वार एक विचारधारा है। कोल्ड वार एक ऐसी पद्धति है जिसके बारे में कहा जाता है कि कोल्ड वार या शीत युद्ध मुख्यतः प्रत्यक्ष युद्ध न होकर बल्कि युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखने या युद्ध जैसी परिस्थिति बनाए रखने और दिमाग में लड़े जाने वाले युद्ध की एक पद्धति है या विचारधारा है। मतलब यह ऐसी पद्धति है जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे युद्ध तो नहीं करती है, लेकिन युद्ध जैसी तनावपूर्ण स्थिति हमेशा बनाए रखती है। इसे कहते हैं कोल्ड वार या शीत युद्ध। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा कि कोल्ड वार जो है यह एक स्नायु युद्ध है, यह एक वैचारिक युद्ध है जो व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के स्नायु में लड़ा जाता है। और इसका जहाँ तक उद्भव का सवाल है, यह कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब विश्व दो ध्रुवों में बंट गया, जिसे कहते हैं बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व दो ध्रुवों में, दो भागों में बंट गया, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। तो बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी पद्धति का विकास हुआ और दूसरा हुआ आपका रूस के नेतृत्व में साम्यवादी या समाजवादी या साम्यवादी पद्धति का विकास हुआ। अब यह जो बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड है, जो विश्व पूरा दो ध्रुवीय अर्थव्यवस्था में या दो ध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाता है, एक ध्रुव हो जाता है अमेरिका और दूसरा हो जाता है रूस। अब ये क्या किया कि दोनों लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पे अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के सापेक्ष अपनी सत्ता और शक्ति का विस्तार करने के लिए, एक दूसरे के सापेक्ष अपने को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए, अपने को महत्व स्थापित करने के लिए ये क्या किया, इन लोगों ने अनेक युद्ध, संधि, समझौता, बहुत सारे सामरिक समझौता कर डाला और जिसके माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके और पूरे विश्व के अन्य देशों पे अपने प्रभुत्व को स्थापित किया जा सके। तो यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है कोल्ड वार। तो यह ऐसी तनावपूर्ण स्थिति हो गई, जिस तनावपूर्ण स्थिति के कारण विश्व बिरादरी जो था, विश्व की जो विश्व व्यवस्था थी, यह विश्व व्यवस्था एक तनावपूर्ण स्थिति, एक अप्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति में आ गया। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जो विश्व शांति का प्रयास था, जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा थी, जो ग्लोबल विलेज वाला सिस्टम है, यह क्या हुआ, यह खतरे में पड़ गया। ठीक है। तो ऐसी जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, चाहे राष्ट्र लीग हुआ, ये सब की जो संस्थाओं का जो महत्व था या जो संस्थाओं की जो उद्देश्य था, वह उनके उद्देश्य में बाधा होने लगी। कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया है। कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग बर्नार्ड बारूच, कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया है, जबकि कोल्ड वार को एक विचारधारा के रूप में लोकप्रिय करने का श्रेय दिया जाता है लिपमैन को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जरूर। ठीक है। कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया और इस विचारधारा को लोकप्रिय किसने बनाया? तो विचारधारा का पहली बार शब्द का प्रयोग किया कोल्ड वार का बर्नार्ड बारूच ने और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है लिपमैन को। तो यह एक प्रकार से दिमाग में लड़ा जाने वाला युद्ध है। अगर थोड़ा सा बैक जाएं हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों पे, अथर्ववेद में उल्लेख कहता है कि युद्ध पहले दिमाग में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, फिर उसके बाद वह भूमि पे लड़ा जाता है। तो मतलब पहले युद्ध कहाँ होता है? दिमाग में होता है, आपके मानसिकता में होती है। ठीक है। आप एक स्ट्रेटजी दिमाग में बनाते हैं, तो यह एक प्रकार से वही मानसिक या स्नायु युद्ध होता है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को दबाने के लिए, पराजित करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचाता है, उसके व्यापार वाणिज्य को पे चोट पहुंचाने का प्रयास करता है,
उसके संसाधनों की पहुंच को सीमित करने का प्रयास करता है, उसके आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ बहुत सारा संधि समझौता आदि करता है, उसे अलग थलग करने का प्रयास करता है। जैसे वर्तमान में देखिए भारत और चाइना के बीच में कोल्ड वार है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोल्ड वार है, अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वार है, अमेरिका और रूस के बीच में सबसे बड़ा कोल्ड वार है। तो क्या है, ये सब जो आपके हैं शीत युद्ध हैं। जैसे अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने तत्कालीन समय में रूस को नीचा दिखाने के लिए अनेक सैनिक समझौता किया, अनेक संधि अनेक सामरिक नीतियाँ स्थापित किया, अनेक संगठन बनाए जैसे नाटो, सीटो, नाफ्टा, साफ्टा आदि संगठन बनाए। इसी तरह रूस ने भी क्या किया, अपने समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और इसके अंतर्गत इन्होंने भी कई संगठन बनाए, जैसे मुख्य है वार्सा पैक्ट। तो ये अलग अलग जो संधियाँ की गई, संधि समझौते के माध्यम से लगातार विश्व की तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से तनावपूर्ण कर दिया गया। आगे चल के समझिएगा, यह जब इतनी ज़्यादा स्थिति तनावपूर्ण हो गई, स्थिति खराब हो गई, अगर वर्तमान परिदृश्य में भी देखें तो यह कोल्ड वार की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, चल रही है। एक अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर इन इंस्टेंस लेटेस्ट एग्जाम्पल पे हम जाएं तो देखते हैं कि आधुनिक समय में हम देखते हैं कि जो रूस की मुख्य अर्थव्यवस्था है, समझिएगा, रूस की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है उसका जो मुख्य आधार है वह है क्रूड ऑयल, वह है कच्चे माल या जो आपके क्रूड ऑयल या जो आपका कच्चा तेल होता है, यह इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और जो अमेरिका और रूस में लगातार कोल्ड वार चल रहा है, इसके कारण अमेरिका ने क्या किया कि जब पिछले 1-2 वर्षों में देखेंगे, 3 वर्षों में, कि जब विश्व के देशों में लगातार कच्चे तेल की कीमत, जो क्रूड ऑयल था उसकी कीमत लगातार घटती गई। याद रखिएगा, IAS में क्वेश्चन पूछा है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। ठीक है, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बैरल में, जिसमें आपका जो ऑयल का मेजरमेंट करते हैं एक बैरल में, उसमें 159 लीटर्स होते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्योरिटी का मापक होता है तो उसमें क्या होता है, जो पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या होती है, ऑक्टेन नंबर के आधार पर इनकी प्योरिटी की माप करते हैं, और डीजल में सिस्टेन के माध्यम से। ठीक है, ऑक्टेन एंड सिस्टेन। अब आ गया ये, तो क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल की व्यवस्था थी जिस पे रूस की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी थी, अमेरिका ने क्या किया, जब विश्व में क्रूड ऑयल की मांग लगातार कम हो रही थी, तो अगर ऐसी स्थिति में अगर रूस अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना चाहता तो उसके पास एक चांस यह था कि वह क्या करता, वह उत्पादन कम कर देता। अगर आप उत्पादन किसी चीज़ का कम कर देंगे, वह मार्केट में कम आएगा, तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रूस कर सकता था, लेकिन रूस को दबाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जिन देशों से संधि समझौता किया था, जैसे बहुत सारे खाड़ी देश हैं, वहाँ से अमेरिका उनके क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा स्वयं ले लेता है, उनको फिर से मैन्युफैक्चरिंग करके विश्व के देशों को बेचता है, और इसके बदले में इन देशों को वह सुरक्षा प्रदान करता है, सामरिक नीतियों में इनके कार्य करता है, इनके लिए बहुत सारे धन आज संसाधन मुहैया कराता है। तो अमेरिका ने क्या किया कि रूस की अर्थव्यवस्था संभलने न पाए, इसलिए इसने जो अन्य खाड़ी देश या अन्य देश जो बेसिकली क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं, वहाँ से उनके उत्पादन को कम नहीं करने दिया, और कहा कि जितना घाटा होगा उतना हम देंगे, और उनको क्या किया, उसी दाम पे इनको लगभग खरीदता रहा और लगातार उत्पादन जारी रहा। क्यों, लगातार उत्पादन जारी रहेगा तो मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ने नहीं पाएगी, इसका कीमत नहीं बढ़ेगा, और जब कीमत नहीं बढ़ेगा तो रूस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। तो यह है आपका कोल्ड वार की सिस्टम, समझिएगा। तो अब समझिएगा, कोल्ड वार की सिस्टम जो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1991 तक आते आते दोनों देश ये क्या किया, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए और विश्व के सामने अपने महत्व को दर्शाने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी के लिए, ये लोग इतनी संधि समझौता कर लिए, इतना ज़्यादा इन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा कर लिया, इतना ज़्यादा इन लोगों ने अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिया, एक प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए होड़ लग गई।
और वह होड़ इतनी लग गई, इतने परमाणु बम से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा कर लिए गए कि कहा जाता है कि 1991 तक दोनों देशों के पास इतने ज़्यादा अस्त्र शस्त्र, नाभिकीय शस्त्र बेसिकली इकट्ठे हो गए थे कि अगर वो पूरे विश्व को चाहें तो 40 बार समाप्त कर सकते हैं। 1991 की बात है। 1991 तक केवल पर्सनल 2 देशों में, रूस और अमेरिका के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो गए थे कि वे पूरे वर्ल्ड को 40 बार 40 टाइम्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको समाप्त करने की क्षमता उनके पास थी। अब ये कहा गया कि ऐसे देशों, अगर ऐसे ही वैमनस्यता बढ़ती रहेगी, तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, ठीक है, तो विश्व क्या करेगा, कभी भी शांति के प्रयास नहीं जारी रख पाएगा। विश्व के देशों के में मानवता की प्रवृत्तियाँ, पर्यावरणीय क्षति होना शुरू हो जाएगी। विश्व में हमेशा एक प्रकार से जो स्थिति है वह कंट्राडिक्टरी हो जाएगी। तो कहा गया कि इससे बचने के लिए प्रयास किया जाए कि व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर ऐसे मामले जिन पे जो राष्ट्र के, जो विश्व के लिए ज़रूरी हों, जो विश्व की शांति के लिए ज़रूरी हों, जो विश्व के शांति के प्रयास के लिए आवश्यक हों, जो पर्यावरणीय संकट के लिए ज़रूरी हों, जो मानवता के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे मुद्दों पर लगभग सभी देश सहमत रहें और लगभग ऐसे मुद्दों पे सब लोग मिलजुल के काम करें, अपने व्यक्तिगत वैमनस्य को छोड़कर। तो कहा गया कि इनके तनाव को कम किया जाए ताकि ये सब प्राप्त किया सके। तो इनके तनाव को कम करने के लिए एक नया शब्द आया जो फ्रेंच शब्द है, जिसे कहा जाता है देतांते, जिसे कहा जाता है देतांते। देतांते एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है तनाव शिथिलता। देतांते का मतलब होता है तनाव शिथिलता। तनाव शिथिलता का मतलब होता है तनाव को कम करना, ठीक है। तो देतांते फ्रेंच टर्म, यह फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है तनाव शिथिलता, मतलब होगा तनाव को कम करना, तनाव को कम करना, ठीक है। तो यह आपका होता है डिटेंस। डिटेंस मतलब होता है तनाव कम करना, डिटेंस। तो आप समझिएगा। तो ये देतांते की अवधारणा आई। देतांते की अवधारणा में 5D पर बल दिया गया। इसे कहते हैं 5D सिद्धांत। 5D। अब 5D सिद्धांत क्या है? ये देतांते में 5D का सिद्धांत दिया गया, जिसमें कहा गया कि पूरे विश्व को अपने आपसी मुद्दों को छोड़कर इन 5 चीज़ों पर प्रयास करना चाहिए। क्या हो? पहला आपका है, पहला D, 5D 5D है। पहला हो गया डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट होता है विकास करना, लोग विकास पे ध्यान दे। दूसरा है डिटेंस। डिटेंस का मतलब हो गया तनाव को कम करना, तनाव को कम करने का प्रयास किया जाए। अगला हो गया डिसआर्मामेंट, मतलब निशस्त्रीकरण करना, शस्त्र को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को छोड़ना, शस्त्र के लिए जो होड़ चल रही है उसको समाप्त करना। तो हो गया आपका डिसआर्मामेंट। ठीक है, डिसआर्मामेंट। अगला हो गया डीकोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन मतलब होता है आपका उपनिवेशीकरण करना, और डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बी उपनिवेशीकरण, मतलब उपनिवेश न बनाना। मतलब अब उपनिवेशों के लिए हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, उपनिवेशों के लिए अब होड़ नहीं लगेगी। तो आपका हो गया डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनियल सिस्टम हो गया। और अगला हो गया डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है लोकतांत्रिकरण करना, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन, जो डेमोक्रेटाइजेशन है, इसका मतलब होता है कि लोकतंत्रीकरण करना, विश्व के देशों में लोकतंत्र को बहाल करने का प्रयास करना, लोकतंत्रात्मक पद्धति को लागू करने का प्रयास करना, विश्व में लोकतंत्र को विकसित करना, उसका प्रचार प्रसार करना। अगर ऐसे मुद्दों पर लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से तनाव कम हो जाएगा और कोल्ड वार की प्रवृत्ति जो है उससे हम बचा जा सकता है। याद रखिएगा, यही स्थिति थी जो कोल्ड वार आया। कोल्ड वार की स्थिति के फलस्वरूप ही आगे चलकर इससे बचने के लिए ही मुख्यतः 2 अन्य दृष्टिकोण का विकास हुआ। एक कहलाता है आपका तटस्थता, न्यूट्रलिटी, तटस्थता न्यूट्रलिटी, और दूसरा कहलाता है आपका गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता।
नॉन अलायंस, ठीक है, गुट निरपेक्षता कहा, ठीक है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में एक नया टर्म आया कि इन जैसी दोनों शक्तियों से बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड से बचने का प्रयास करते हुए ऐसे देश, जो देश इनमें न शामिल हों, गुटों से अपने आप को अलग करें, वे कहलाता है गुट निरपेक्ष देश, ठीक है। अभी गुट निरपेक्षता का इतिहास अलग से पढ़ाएंगे। और तटस्थ मतलब होता है जो किसी भी देश से कोई संपर्क न रखे, वह तटस्थ होता है, न्यूट्रल देश होता है। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है, इनकी चर्चा भी आगे करेंगे। और इसी तहत एक अन्य टर्मिनोलॉजी का विकास हुआ जिसे कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जिसे कहते हैं थर्ड वर्ल्ड, तीसरा देश, ठीक है। तो एक आया टर्म आया तीसरा देश या तृतीय विश्व कह सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड, इसे बोलते हैं तृतीय विश्व। ठीक है। तो ऐसे देश, जो देश अभी स्वतंत्र हुए हैं, जो देश गरीब हैं, जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अपने संसाधनों का उतना उचित मात्रा में दोहन भी नहीं कर पाए हैं, अगर ये देश किसी सैनिक संगठन समझौते में शामिल होंगे या किसी एक पक्ष की तरफ अगर भाग जाएंगे तो इनका विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसे देशों के लिए गुट निरपेक्षता ज़रूरी है। ये देश ऐसे देशों के संगठन, सामरिक नीतियों से, समझौतों से अलग रहेंगे और अपना विकास करेंगे, तो ऐसे देश कहलाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और थर्ड वर्ल्ड शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? अल्फ्रेड सावी ने थर्ड वर्ल्ड कंट्री शब्द का पहली बार प्रयोग किया है अल्फ्रेड सावी। अल्फ्रेड सावी, ठीक है, अल्फ्रेड सावी। तो ये आपका हुआ कोल्ड वार, ठीक है, कोल्ड वार। तो कोल्ड वार हर जगह चल रहा है, आप लोग को बचने का प्रयास करना चाहिए।